में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि डीआई के बारे में है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था जीएस 1 के बारे में, उसके सिलेबस को देखा था और फिर हमने हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के डिकोड करने की कोशिश की थी। आज हम लोग डीआई को डिकोड करेंगे। दोस्तों एक बात बीपीएससी के तैयारी करने वाले महकमों में बहुत ही प्रचलित है कि अगर डीआई आप कर ले जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल जरूर आएगा, और इस बात से मैं भी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि डीआई एक ऐसा सेक्शन है जो कि 72 मार्क्स का पूछा जाता है और यहां पे आपको 72 के 72 मार्क्स आने की संभावना है। आप कितना भी किसी आंसर को अच्छे से लिख लें, लेकिन आपको 72 के 72 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस 1 को एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट या पेपर बना देता है। दोस्तों ब्रीफली हम लोग यहां बात कर लेते हैं जीएस 1 के बारे में कि जीएस 1 में 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हम देखते हैं। सेक्शन 1 में जहां हिस्ट्री पूछा जाता है, वहीं सेक्शन 2 में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन 3 में डीआई के प्रश्न रहते हैं जो कि 72 मार्क्स का रहता है, और ये दोनों 114 मार्क्स और 114 मार्क्स का होता है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इस सेक्शन 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आयोग द्वारा दिया गया जो आयोग की वेबसाइट पे सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट है, जिसमें हमने बात करी थी हिस्ट्री की, फिर हमने करंट अफेयर्स की बात करी थी, और आज का जो सेक्शन है वो सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन चित्रण के बारे में है। इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों पत्र एक में ये ऊपर की बातें तो हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन आप यहां से अगर देखेंगे, यहां से पूरा का पूरा ये डीआई के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। और इसमें इन्होंने लिखा है आयोग ने कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर दोस्तों हम देखें तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डीप डाउन जाना पड़ेगा, ड्रॉइंग करना पड़ेगा, उसमें उस पानी में उतरकर ढूंढना पड़ेगा कि आखिर में आयोग क्या पूछता है। दोस्तों यहां पे मैं बता देना चाहूंगा कि जो ये हम लोग ये जो सीरीज है ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो तैयारी एकदम जीरो से शुरू किए हैं, और हीरो बनने के लिए, जीरो से हीरो बनने के लिए उन्हें डीआई पे पकड़ अपनी बनानी ही होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो 70 बीपीएससी के प्रश्नों, 70 से लेकर 64 बीपीएससी के प्रश्नों और उसमें आने वाले जितने भी टाइप के डीआई थे उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं जरा छोटा कर देता हूं, इससे आपको अच्छे से दिखेगा। इसको बोलते हैं हम लोग टेबल बेस्ड क्वेश्चन। ये जो आपके जो प्रश्न है ये टेबल बेस्ड क्वेश्चंस कहे जाते हैं। फिर आप देखते हैं इस टाइप के जो प्रश्न मिलते हैं ये कहलाते हैं बार डायग्राम। यानी कि हमने देखा कि 70 बीपीएससी में जो क्वेश्चन सेक्शन, ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का ये प्रश्न है, जो पहला क्वेश्चन था वो टेबल बेस्ड था। यहां पे आप देख रहे होंगे कि अथवा दिया है, यानी कि आप या तो टेबल बनाए या फिर आप बार डायग्राम बनाए। तो फिर आप बार डायग्राम देखते हैं और इसके बेसिस पर यहां आप देख रहे होंगे ए, यहां पे देख रहे होंगे बी, सी, डी, ई। इसको नजरअंदाज करेंगे दोस्तों। ये चूंकि जिस स्टूडेंट का है उसने भेजा था, वो लिख के रखा था।
फिर उसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि ये हमारा पाई चार्ट यहां पे देखने को मिलता है। पाई चार्ट यहां पे देखने को मिलता है और इसी का ये हिंदी रूपांतरण और इसके बेसिस पे हमें ए बी सी करके ये सारे प्रश्न दिखते हैं इवन की ई तक। इसमें जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो आप देख रहे होंगे 6, 6, 8, 8 और 8 मार्क्स का। फिर यहां पे अथवा है, यानी कि आप शुरू में टेबल बनाइए या फिर आप बार डायग्राम बनाइए, सेकंड में आप पाई बनाइए या फिर ये क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन को कहा जाता है दोस्तों लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ प्रकृति के क्वेश्चन होते हैं। तो हम 70 का ये प्रश्न पत्र है और ये भी उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। यहां भी आप देखेंगे 6, 6, 8 जो आयोग का डिवीजन है नंबर का वो कुछ इस तरीके का है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 69 की। 69 में हम देखते हैं कि यहां भी वापस से उसी टेबल के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अथवा आता है और फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है यानी कि 36 नंबर का ये 6 नंबर के 2 प्रश्न और 8 नंबर के 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहां पे पाई चार्ट बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन भी आपको पाई ही देखने को मिलता है। फिर पाई अथवा यहां पे आपका बार डायग्राम आ गया दोस्तों, बार डायग्राम। ये भी उसी का ट्रांसलेशन है और यहां पे आप देखते हैं, यहां पे आप जो देख रहे हैं ये 69 के थे। अब प्रश्न आपको 68 के देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला वापस से आपका टेबल बेस्ड है, दूसरा लाइन है। ये 68 के प्रश्न है दोस्तों, लाइन है और उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस है। वापस से बार डायग्राम है और फिर पाई चार्ट है। यहां तक के प्रश्न जो है वो 68 के हैं दोस्तों। अब जरा 67 पे नजर डालिए। 67 पे भी आपको टेबल फॉर्म में मिलेंगे, माफ कीजिएगा। और फिर यहां पे देखिए आप कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो पाई में कन्वर्ट हो जाती। 67 की बात हो रही है दोस्तों यहां पे पाई में, और यहां पे ये इसी का ट्रांसलेशन है। फिर आप देखते हैं यहां पे लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये इन 2 पेज को एक जगह मैंने कर दिया है, लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। और फिर यहां पे हम लोग बार डायग्राम देखते हैं दोस्तों, ये इसी का ट्रांसलेशन है, यानी कि लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। और फिर यहां पे वापस से पाई चार्ट का क्वेश्चन यहां पे मिल जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति 5 से मतलब 6 नंबर के 2 और 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन का आपको जवाब लगभग इतने ही रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 66 की। 66 में देखिए यहां पे 66 में भी आपको तकरीबन ये 66 का ही पेपर है। 67 का यहां पे खत्म हो चुका है और ये 66 का है। 66 में भी पाई और फिर उसके बाद लाइन और फिर वापस से लाइन, फिर बार, देखने को मिलता है। यहां पे अब 65वीं में देखिए दोस्तों, यहां पे आपको मर्ज कर करके है। यहां पे पाई भी है और टेबल भी है, टेबल भी है। फिर आपको दिखेगा यहां पे यहां पे आपको बार, फिर यहां पे आपको लाइन दिखेगा, लाइन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपको लाइन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन,
फिर वापस से आपको यहां पे भी देखने को मिलते हैं, ये इसी का ट्रांसलेशन है दोस्तों। यहां पे भी लाइन ग्राफ आप देखते हैं और इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन हमें करना होता है। दोस्तों ये वाला जो है वो उसी का हिंदी, इसलिए आपको 2 बार दिख रहा होगा। बेसिकली यहां पे आपको ये नहीं बताना है मेरे को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बल्कि उस पर हम लोग भी बात करेंगे। पहले हमें प्रकृति को समझना है कि आखिर डीआई के प्रश्न कैसे आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीजें। और ये जो सेक्शन है, सेक्शन 3, ये 64वीं का पेपर है। और यहां पे आप देखेंगे कि पाई प्लस बार दोनों को मर्ज कर दिया गया, ये क्वेश्चन के लेवल को टफ करने के लिए। यहां पे ये लाइन आप देखते हैं, यहां पे लाइन ग्राफ, फिर बार, वापस से ये इसी का ट्रांसलेशन है, फिर वापस से लाइन, फिर लाइन, फिर लाइन, हमें देखने को मिलता है लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया दोस्तों कि सबसे पहले यहां पे आपको जो करना है वो टेबल आपको सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद आपको पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन करना है, फिर बार डायग्राम करना है और फिर लाइन ग्राफ करना है। लेकिन इतने से ही दोस्तों काम नहीं चलेगा। आयोग भी बहुत स्मार्ट है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आयोग आप डाल चलिएगा, वो पात चलेगा, वो मर्ज करके। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है, उसमें भी देखा है कि कभी पाई प्लस टेबल, कभी बार प्लस पाई प्लस बार, कभी पाई प्लस लाइन। ये हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है दोस्तों। इसलिए आप जो तैयारी करेंगे वो पाई चार्ट के बेसिस पे भी करेंगे, मतलब यानी कि पाई चार्ट वाले बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बार को भी करेंगे, लाइन को भी करेंगे, टेबल को भी करेंगे, और आप इसके लेवल 2 तक जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल टफ से टफ इस बार का मैं बता दे रहा हूं, चूंकि मैं खुद एग्जामिनेशन हॉल में था, तो एग्जाम हॉल प्रेशर जो क्या होता है। GS 1 का पेपर था, जैसा कि आप लोग जितने भी 70 देने वाले थे, तो उनसे आप पूछेंगे तो यही बोलेंगे। उनको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया उनको डीआई ही बनाने में। ये बात कर रहा हूं उनकी जो एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट की श्रेणी में दोस्तों कौन आते हैं ये समझिए, या तो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, या वो मैथ्स वाले हैं, या फिर एसएससी प्रकृति के एग्जाम देने वाले, जनरल कंपटीशन के एग्जाम देने वाले लोग जो भी होते हैं, उनका मैथ उनको पढ़ना पड़ता है, अच्छा होता है, और उनको ये बनाना होता है। तो उनकी प्रैक्टिस में होती है ये चीजें, तो उनके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। लेकिन आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लीजिए, आप जब तक डीआई नहीं बनाएंगे आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकता है। इसी पेपर में एक्सपर्ट जो थे उनको 1 से 1.5 घंटा लग गया था, अगर जिन्होंने भी पहले डीआई छुआ था। बाद में छूने वाले को उनका तो छूटा होगा। आयोग ने इस बार क्या किया कि जो पेज था, नंबर ऑफ पेज कम पड़ गए, तो वो जो रफ शीट होती है उस पर भी कितने लोगों ने लिखा है। किसी ने फॉन्ट छोटा किया, मैंने तो फॉन्ट छोटा किया था, किसी ने फॉन्ट छोटा किया है, किसी ने रफ शीट पे लिखा है। हालांकि वो, जैसा कि मुझे लग रहा है कि रफ शीट वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन आयोग अगर लिबरल होता है तो वो उसको भी चेक कर सकता है। तो इससे बातें जो निकल कर आई कि हमें इतने टॉपिक को पढ़ने होंगे, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, टेबल, ये। अब इसमें एक क्रम है कि सबसे आसान कौन है और सबसे टफ कौन है। तो देखिए, सारा मामला जो है ध्यान का है। जो बात, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कहना चाहूंगा कि सारा मामला ध्यान का है। ध्यान का कहें कैसे है कि आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि जैसे ही आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन खराब किए,
तो आपका कोई डिजिट छूट गया और वहां से पूरा प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सबसे पहले जब भी पेपर आए तो सबसे पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को मतलब आप 2 बार पढ़िए अगर एक बार में ना समझ में आए तो। और प्रैक्टिस इसमें गेम चेंजर होता है। प्रैक्टिस इसमें बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर आपकी डेली की आदत में जब तक नहीं आएगा डीआई जब तक डेली नहीं आएगा तब तक आप ये बात जान लें कि आप एग्जाम हॉल में डीआई सॉल्व, कितने भी आप धुरंधर हो, एग्जाम हॉल में आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए डेली प्रैक्टिस में लाना है। अब बात करते हैं रणनीति की कि आखिर भाई ये जो अपना डीआई है ये सधेगा कैसे। आखिर में तो इसको जब इतना कंपलसरी है, इतना ये करना, इसको करना तो पड़ेगा, तो इसको किया कैसे जाए, रिसोर्सेज कौन से हो। तो दोस्तों एक या दो रिसोर्सेज में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला है एलके झा सर की बुक आती है। इस बुक में जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये बुक करवा देता है। अगर आपको कभी सॉल्व वाला भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस वाला भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। वो अगर डीआई साधना है तो अनसॉल्व वाला सबसे बेटर। हालांकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हैं लेकिन कमो बेस अगर कहें ओवरऑल कि एलके झा इनके 2 पार्ट में आता है, एलके झा 1 और 2। बेसिकली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वाला ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल एवरेज रेशियो और ये सारी चीजों का प्रैक्टिस 1 में करवाया जाता है। तो नॉर्मली वो सबका होता है, जिनका नहीं है वो कर सकते हैं। 1 पहले बनाए और फिर 2 बनाए तो उनको ये 1 कह लें, ये मतलब स्टार्टिंग लेवल है, और 2 जो है वही प्रो लेवल है। तो एलके झा सर का ये है। लेकिन अभी क्या है, एडुटेरिया की भी बुक आती है डीआई की, और इसमें भी इन्होंने कंपाइल करके दिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस को ये किया। तो आप कम समय में, जिनको कम समय में चाहिए कि एक छोटी सी बुक हो और जिसको मैं पढ़ के अपनी स्थिति ठीक ठाक कर लूं, तो वो इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों, मैं उनको कहूंगा कि वो एलके झा लें। ये 2 रिसोर्सेज काफी। बाकी एसएससी की भी बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा मिलेंगे, सॉल्व किया हुआ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप इन दोनों पर रिलाय कर सकते हैं, एलके झा और एडुटेरिया। ये रिसोर्स की बात। अब और इसमें करना क्या पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि आपको एक टॉपिक पे डेली प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। एक टॉपिक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम डेली अगर 2 क्वेश्चंस आप बनाते हैं, आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डेली उठिए, और सबसे पहला काम जो है वो डीआई बनाने का काम कीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। डीआई पे भी आगे हम लोग वीडियो लाएंगे और उस पर भी बातें करेंगे कि कैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पे कि आगे डीआई के प्रश्न को जो टफ माने जाते हैं, कुछ मतलब को 2 क्वेश्चन को मर्ज करके जो लाया जाता है, तो इन सारी चीजों पे भी हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इससे इनकार कर रहा हूं, और देखकर फिर हम लोग आगे इसको साध लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम फाइनली, देखिए दोस्तों, मेन है कि हमारा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़िए या खुद से पढ़िए, आपका अल्टीमेट गोल है कि एग्जाम आपका अच्छा जाना चाहिए। और आपको अगर शुरुआत करनी है, मैंने रिसोर्सेज बता दिए हैं, प्रैक्टिस करने का तरीका बता दिया है। और दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, एक चैनल बनाया है, और वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां पे अपने जो भी बिगनर्स हैं, अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, मतलब आने वाले वीडियोस में, कि हम लोग कैसे आंसर राइटिंग लिखें कैसे। अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ लें, ताकि कोई दिक्कत आगे ना हो। और सिलेबस को समझकर फिर देखिए, स्ट्रैटेजिकली आपको बढ़ना पड़ेगा। आप पहले सिलेबस समझें, सिलेबस समझने के बाद आप, ठीक है, ये समझ में आ गया कि क्या क्या आता है, पैटर्न क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक
इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, फिर आता है टेस्ट। ये 4 चरण आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपका आंसर राइटिंग में धार बहुत अच्छा आता है। और आने वाले वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना था, हमें बस ये दिखाना था कि कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। बेसिकली मैं एक बार सम अप कर दूं कि पाई, टेबल, लाइन ग्राफ और बार डायग्राम। जो बिगिनर हैं, जो मतलब जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए जो क्रम बनेगा वो टेबल पे वो ज्यादा रिलाई करेंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर पे वो रखेंगे बार डायग्राम को, 3 नंबर पे वो रखेंगे पाई को, 4 नंबर पे रखेंगे वो लाइन को। ये मेरा अपना मानना है, आपका हो सकता है कि कुछ और हो, लेकिन मेरे निजी सुझाव में ये क्रम बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया है। यानी कि सबसे पहले आपको टेबल वाले फॉर्म पर महारत हासिल करना पड़ेगा, फिर बार वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर पाई और फिर लाइन। क्योंकि दोस्तों बना तो आप लीजिएगा, विद इन टाइम बना पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग 20 मिनट में पूरा डीआई सॉल्व कर लेते हैं, और 20 मिनट, और जब इस बार वो उनको भी 1 घंटा लग गया था और उनके प्रश्न छूटे हैं, इस वजह से भी कट ऑफ गिरेगा 70 मेंस का, कि वो गिरना ही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।